हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट या एचपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हालांकि अभी यूजीसी नेट का फॉर्म है, अभी तक नहीं निकल आया है, नहीं नोटिफिकेशन आया है, लेकिन जल्द ही देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इस बार री एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन जो पेपर है का होना निश्चित है, चाहे थोड़े बहुत दिन लेट हो जाए, पेपर तो होना ही है। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। यूनिट 9 हिंदी निबंध का यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए। आप मुझे कमेंट में बताना, क्या आप नाटक पढ़ना चाहते हैं। नाटक 10 नाटक हैं हमारे सिलेबस में, और मैं तो सोच रही हूँ कि उनको भी पढ़ा ही दूँ, लेकिन बच्चे थोड़ा सा पढ़ नहीं रहे हैं इस टाइम, तो इसीलिए मैं भी नहीं लेकर आई हूँ। तो मैंने यहाँ पर निबंधों का जो क्लास है वो निबंधों की है ये, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि यूनिट 9 से है। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, शेयर कर दिया करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिव शंभू के चिट्ठे की क्या विशेषता है। शिव शंभू के चिट्ठे की क्या विशेषता है, तो अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध। शिव शंभू के चिट्ठे जो कि बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो अंग्रेजों का कुशासन इसमें दिखाया गया है, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा जो प्रतिरोध होता है वो इसमें बताया गया है। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है, तो ये हैं बाल मुकुंद गुप्त। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम, ये जो आत्माराम इसमें शब्द है, ये इसके प्रतीक कौन है, किसको निशाना बना करके ये निबंध लिखा गया था, तो ये बाल मुकुंद गुप्त को बना करके लिखा गया था। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के विरुद्ध, या फिर मतलब उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया था, तब ये निबंध लिखा गया था। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। ये कथन किस निबंध से उद्धृत है। किसी बात की अगर हमें कोई कमी महसूस होती है, टोटा का मतलब होता है कमी होना, तो हम उसे पूरा करने की इच्छा करते हैं, है ना। हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि ये कमी हमारी पूरी हो जाए। अगर कोई दुख उत्पन्न होता है तो हम उसे खत्म कर देना चाहते हैं। तो ये स्वभाव किसका है, और ये स्वभाव है, ये किस निबंध से वाक्य लिया गया है। कछुआ धर्म जो कि निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी भी लगती है हमारे सिलेबस में, उसने कहा था, जो कि हमने पढ़ी थी। अगर आपने मतलब कहानी और उपन्यास आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप अच्छा खासा अपनी तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य किसे माना है। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध लिखा है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था अशोक के फूल, इस रचना का उद्देश्य क्या माना है, तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना, ठीक है। आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना, ये इसका उद्देश्य मानता है कौन, नामवर सिंह जी मानते हैं। देश प्रेम है क्या, प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलम्बन क्या है। सारा देश अर्थात मनुष्य पशु पक्षी नदी नाले वन सहित सारी भूमि, ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध है कविता क्या है, जो कि सिलेबस में है, वहीं से ये जो वाक्य वो लिया गया है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आज का जो हिंदी निबंध है, हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है, ये कथन किसका है। मतलब रीतिकाल में जिस तरीके से लोग अपने आप को आचार्य कहना
ज़्यादा श्रेष्ठ समझते थे, वैसे ही आज के टाइम पर आधुनिक समय में जो निबंधकार हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी अपने आप को आचार्य समझने लगे हैं, उनमें भी ये होड़ लगी हुई है। तो ये कथन है बाबू गुलाब राय का। ठीक है, ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित दिल्ली दरबार दर्पण निबंध किस शैली में लिखा गया है? दिल्ली दरबार दर्पण ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। ये किस शैली में लिखा गया है? समाचार शैली में। ठीक है, इसकी शैली आपको याद रखनी है। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। ये कथन किसका है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। वो कहते हैं कि कीर्ति पाना सबके बस की बात नहीं है, ये सबको अवसर नहीं मिल पाता, लेकिन अगर हम किसी की भलाई करना चाहें तो ये अवसर हम जरूर प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम इसकी चाह रखते हों तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये भाषण कहाँ पर दिया गया था? तो एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पहले। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? ये एक भाषण दिया था किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। कहाँ पर? बलिया में दादरी के मेले के समय आर्य देशोपकारिणी सभा में। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रख लेना इसका। बलिया, बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर है। बलिया में दादरी के मेले के समय, जब दादरी का मेला लगा था तो मेला देखने गए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने एक मित्र के साथ, और वहाँ पर उन्होंने ये भाषण दिया था आर्य देशोपकारिणी सभा में कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। फिर बाद में इसी को निबंध के रूप में प्रकाशित किया गया था। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है। पाषाण यानी कि पत्थर की होती है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है, क्योंकि जो देखा पत्थर होता है वो भी बहुत मजबूत होता है, तो इसलिए जो दृढ़ वस्तुएं होती हैं उनकी जो उपमा है वो किससे दी जाती है? पाषाण से, पत्थर से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है। हमारे विश्वास की नींव किस पर है? पत्थर पर है। हमारा धर्म पत्थर का है। यह कथन किस निबंधकार का है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने ऐसा बोला है। ठीक है, धर्म की बात कौन करता है? पाषाण, उपमा और ये सारी बातें कौन करता है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी करते हैं, जो कि खुद एक ब्राह्मण थे। शिव मूर्ति निबंध में मूर्तियों के कितने रंग बताए गए हैं? शिव मूर्ति निबंध है, उसमें मूर्तियों के कितने रंग बताए गए हैं? श्वेत एक तो रंग बताया है इनका, श्वेत, जिसका अर्थ है परमात्मा शुद्ध और स्वच्छ है। श्वेत का अर्थ क्या है? परमात्मा शुद्ध और स्वच्छ है। लाल रंग बताया है दूसरा, जो रजोगुण का वर्ण है। ठीक है, लाल रंग किसका वर्ण है? किसका कलर होता है लाल रंग? तो रजोगुण का होता है। तीसरा रंग काला होता है, जो सबसे पक्का रंग है, जिस पर कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। ठीक है, लाल रंग रजोगुण का वर्ण है, श्वेत परमात्मा का है, और काला रंग सबसे पक्का है, जिस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। मूर्तियों के तीन रंग बताए हैं, सफेद, लाल और काला। ठीक है, इनको याद रख लेना। बाल मुकुंद गुप्त का निबंध शिव शंभू के चिट्ठे किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो ये भारत मित्र में हुए थे। ठीक है, भारत मित्र में हुए थे। और अगर इनकी बात करें तो 1903 से लेकर के और 1905 तक ये पत्र लिखे गए थे। बाद में इसमें दो पत्र और जोड़े गए थे, दो तीन, पहले 5 लिखे गए थे, बाद में दो तीन पत्र और जोड़े गए थे, वो 1907 तक चले थे, लेकिन शिव शंभू के चिट्ठे यहीं तक हैं। कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित यह निबंध कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? कविता क्या है? ये निबंध है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ये रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इसको लिखा गया है। सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कविता क्या है जो निबंध है वो 1909 में प्रकाशित हुआ था सरस्वती पत्रिका में, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रकाशित होती थी। बाद में 1939 में चिंतामणि भाग फर्स्ट में इसको संकलित किया गया था। पहले सरस्वती पत्रिका में निकला था,
उसके बाद चिंतामणि भाग फर्स्ट जो कि 1939 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इसको संकलित किया गया, ये ध्यान रख लेना है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, ठीक है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। ये बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। निबंध के बारे में एक कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। किसका है? काव्य कविता क्या है, कविता के बारे में पूरा एक निबंध लिखा है किसने, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है और उन्होंने ये कथन कहा है। मनोरंजन, सौंदर्य, अलंकार, मार्मिक तथ्य, मनुष्यता की उच्च भूमि, सभ्यता के आवरण और कविता, कविता पर अत्याचार आदि प्रकरण किस निबंध में उठाए गए हैं? मनोरंजन, सौंदर्य, अलंकार, मार्मिक तथ्य, मनुष्यता की उच्च भूमि, सभ्यता के आवरण और कविता, कविता पर अत्याचार, ये सभी प्रकरण किस निबंध में रखे गए हैं? तो कविता क्या है में बताया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किस प्रकार का निबंध है और किस संग्रह में इसको संकलित किया गया है? तो सबसे पहले तो ये जान लें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित है, ठीक है, और ये एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है, जिसे कल्पलता 1951 ईस्वी संग्रह में संकलित किया गया था, जिसमें 20 निबंध है, ठीक है। कल्पलता किसका काव्य संग्रह निबंध संग्रह है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिसमें 20 निबंधों को रखा गया है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मजदूरी और प्रेम निबंध में कितने शीर्षक रखे गए हैं? तो मजदूरी और प्रेम मजदूरी और प्रेम निबंध में कितने शीर्षक रखे गए हैं? 8 रखे गए हैं, और 8 का 8 क्रम आपको याद रखना है, यहाँ पर देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साथ में, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है। और इसमें कौन कौन से शीर्षक रखे गए हैं? तो हल चलाने वाले का जीवन, गडरिया का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ये 8 शीर्षक आपको याद रखने हैं क्रम से, क्योंकि यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इनका क्रम यहाँ पर आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे, निम्न पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे, ये पंक्तियां हैं किस निबंध की हैं? उठ जाग मुसाफिर, ये 2012 ईस्वी में आया था, उठ जाग मुसाफिर, ठीक है। और माता बिन आदर कौन भरे, ये इसी की क्या है? पंक्तियां हैं। इनको भी आपको ध्यान रख लेना किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये विवेकी राय जी के द्वारा लिखा गया है, शायद विवेकी राय, उनका नाम, 2 नाम है थोड़े से एक जैसे हैं, एक सेकंड, हाँ शायद विवेकी राय का ही है, वैसे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे कई दिन हो गए हैं शादी ब्याह में लगे लगे, तो मैंने देखा नहीं है। उठ जाग मुसाफिर सही है, विवेकी राय का है, ठीक है। ललित निबंध ठहरी हुई विधा है और इसमें ज़्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है, मगर यह ललित निबंधकार ठहरा हुआ नहीं है। यह कथन किस निबंध की भूमिका से लिया गया है? उठ जाग मुसाफिर, देखो यहीं पे मैंने दे रखा है ना, उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय का है, वैसे ही दिमाग लगा रहे थे अपना, चलो कोई नहीं। ललित निबंध ठहरी हुई विधा है और इसमें ज़्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है, मगर यह ललित निबंधकार
ठहरा हुआ नहीं है। ये कथन किस निबंध की भूमिका में लिखा गया है? तो उठ जाग मुसाफिर ये विवेकी राय ने खुद अपने लिए ही लिखा है, क्योंकि विवेकी राय क्या है? ललित निबंधकार कहे जाते हैं। संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो कि 1982 में प्रकाशित हुआ था, किसके द्वारा रचित है और किस संग्रह में संकलित है? संस्कृति और सौंदर्य निबंध 1982 में लिखा गया था, है ना। और ये किस संग्रह में संकलित है? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, नामवर सिंह ने लिखा है। दूसरी परंपरा की खोज संग्रह में ये संकलित है, जो कि 1982 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नामवर सिंह के द्वारा रचित है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, और इस अध्याय का आनंद लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं। इस अध्याय का आनंद लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा है। ठीक है, अशोक के फूल जो रचना है वो किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। और उसको केवल एक फूल की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अध्याय किसने बताया है? नामवर सिंह ने बताया अपने निबंध संस्कृति और सौंदर्य के अंदर। उठ जाग मुसाफिर भूर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये विवेकी राय की हैं, जो कि उठ जाग मुसाफिर से ही ली गई हैं। ठीक है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये मुहावरा तो बहुत बार सुना होगा, जागत है सो पावत है, खो सोवत है सो खोवत है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध किसका है? तो एक कुबेर नाथ राय जी का है। ठीक है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास ये निबंध है कुबेर नाथ राय जी का। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। ठीक है, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। निम्नलिखित पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? तो ये किसने कहा है? अध्यापक पूर्ण सिंह ने कहा है। मजदूरी और प्रेम में 1912 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 1912 में मजदूरी और प्रेम करने वाले लोग बहुत थे। ठीक है, ये भी वाक्य भी याद रख लेना। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मजदूरी और प्रेम निबंध में किस शीर्षक से पंक्तियां ली गई हैं? मजदूरी और कला से। ये जो इसमें शीर्षक दिए गए हैं, इनका क्रम तो आपको याद रखना ही है। इसमें कुछ पंक्तियां भी पूछी जाती हैं, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मजदूरी और प्रेम निबंध में ये मजदूरी और कला से ली गई हैं। द्विवेदी युगीन निबंधकारों में सर्वाधिक सशक्त निबंधकार कौन माने जाते हैं? तो ये सरदार पूर्ण सिंह माने जाते हैं। ठीक है, सरदार या अध्यापक पूर्ण सिंह भी इनको बोला जाता है। कुबेरनाथ राय के निबंधों में रस छलकता रहता है, निम्नलिखित कथन किसका है? तो ये है विश्वनाथ तिवारी जी का। ठीक है, कुबेरनाथ राय के जो निबंध हैं उनके निबंधों में रस छलकता रहता है, ये किसने कहा है? विश्वनाथ तिवारी जी ने कहा है। किस निबंध में 95 वर्ष के बीमार अध्यापक जगदीश बाबू का जीवन और उनकी यादों का उल्लेख, जीवन और मातृभूमि पर प्रकाश डाला गया है? कौन सा निबंध है जिसमें 95 वर्ष के बीमार हैं अध्यापक जगदीश बाबू, उनका जीवन और उनकी यादों का उल्लेख किया गया है? निराला कबीर और रविंद्रनाथ टैगोर तथा उनकी कविताओं का भी उल्लेख इसमें किया गया है। तो ये है उठ जाग मुसाफिर। ठीक है, उठ जाग मुसाफिर में ये बात कही गई है, यानी कि इसमें निराला कबीर और रविंद्रनाथ टैगोर का भी जिक्र किया गया है, और 95 वर्ष के बीमार अध्यापक जगदीश बाबू का जीवन और उनकी यादों का उल्लेख किया गया है। बेतवा के तीर पर रेवा रे रीवा, रूपहला धुआं, अयोध्या उदास लगती है, बालू के ढूह, राष्ट्रपति की छाया आदि निबंध किस निबंधकार के हैं? ये सारे निबंधों के नाम हैं बेतवा के तीर पर, रेवा रे रीवा, रूपहला धुआं, अयोध्या उदास लगती है, बालू के ढूह और राष्ट्रपति की छाया। ये विद्यानिवास मिश्र जी के हैं। किसके हैं?
विद्यानिवास मिश्र के क्या हैं, सारे के सारे निबंध हैं, इनको याद रख लेना है। शिरीष के फूल आम फिर बोरा गए, शिरीष के फूल आम फिर बोरा गए, ठाकुर जी की बटोर, समालोचक की डाक, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, हम क्या करें, साहित्य का नया कदम। ये सारे के सारे निबंध किसके हैं, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। ठीक है, शिरीष के फूल भी हैं उनका और अशोक के फूल भी लिखे हैं। आम फिर बोरा गए, ठाकुर जी की बटोर, समालोचक की डाक, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, हम क्या करें, साहित्य का नया कदम। ये सारे के सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्या हैं, निबंध हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू के चिट्ठे निबंध किस वायसराय के शासनकाल में लिखा गया था। बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध लिखा गया है वो किस वायसराय के शासनकाल में लिखा गया, तो लॉर्ड कर्जन के में लिखा गया था। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह निबंध किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुआ। हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकाशित हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। ठीक है, इसको इसका डेट बिल्कुल दे रखी है फिक्स, इसको याद रख लेना। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये लिखा गया है और इन्होंने एक वहाँ पर मतलब स्पीच दी थी। ठीक है, भाषण दिया था, वो हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर दिया था, बलिया के दादरी मेले में। और ये किस पत्रिका में बाद में निबंध के रूप में प्रकाशित हुआ था, हरिश्चंद्र चंद्रिका में हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। तो ये हमारे यहाँ पर निबंधों से जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद ने फ्रेम किए हैं। आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपको ये कैसे लगे हैं क्वेश्चन। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आप चाहते हैं या फिर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं। वैसे थ्योरी पढ़ाने का मन तो है बट मन है भी नहीं, क्योंकि बच्चे देखते नहीं हैं, एमसीक्यू वगैरह ज़्यादा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मुझे अपना भी फ़ायदा देखना पड़ेगा। आप लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, कुछ लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो चलिए, फिर भी आप बता देना, जिसमें आपकी भलाई होगी वो मैं कर दूँगी। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना।